स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज चूँकि अभी हम उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए औद्योगिक व्यवस्था में सुधार के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं आपका जो कल का प्रश्न था। कल का प्रश्न था आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोधक आर्थिक कारणों का समाधान प्रस्तुत करना था आपको। आर्थिक कारण क्या क्या हैं, उनका समाधान बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए जो मॉडल आंसर अपनाया जाना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इंट्रो दिया जाना चाहिए। इंट्रो में आप 2 से 3 चीज़ें बता सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है इंट्रो बताने का कि आप उसमें फैक्ट बता दीजिए कि औद्योगिक सेक्टर का रोजगार में कितना योगदान है और आपके जीडीपी में कितना योगदान है। ठीक है, जैसे आप बता देंगे जीडीपी में लगभग 25-26% का योगदान है और रोजगार में लगभग 28 से 29% का योगदान है। ये दोनों डेटा आप वहाँ दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप आगे उत्तर में जो बताने वाले हैं उन्हीं के कुछ पॉइंट्स को आप अपने इंट्रो में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे उत्तर में क्या बताने वाले हैं आप, एफडीआई को बढ़ाना, बैंकिंग व्यवस्था को सशक्त करना, तकनीक हस्तांतरण करना, 3 पॉइंट्स को वहाँ पे पुट कर दिए और आगे कहानी बढ़ाइए इंट्रो के साथ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है आपको इंट्रो को बताने का कि आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, आर्थिक कारणों का समाधान बताना है, तो आप इंट्रो में आर्थिक कारण बता दीजिए 2 लाइन में, 1 से 1.5 लाइन में, 2 लाइन में आप आर्थिक कारण बता दीजिए। क्या आर्थिक कारण है भाई, पूंजी का अभाव है, निवेश नहीं होता, तकनीक नहीं है। ठीक है, ये सभी कारणों को वहाँ पे 2 लाइन में लिख दीजिए। तो इन 3 तरीकों से आप यहाँ पे इंट्रो दे सकते हैं। पहला क्या हुआ, आप कारण ही बता दीजिए। दूसरा क्या हुआ कि आप समाधान के कुछ पॉइंट वहाँ पे बता दीजिए, ठीक है, जो आप आगे लिखने वाले हैं। या तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि आप वहाँ तथ्य दे दीजिए कि जीडीपी में उद्योग का कितना योगदान है, रोजगार में कितना योगदान है, और ये कम कम है, और कम के कारण क्या है, आर्थिक कारण है, उसका समाधान निम्नलिखित होगा। इस तरीके से उसको पुट किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं उत्तर देखते हैं। मेन बॉडी पार्ट में हमारे, ठीक है, इंट्रो हमने डिस्कस कर लिया, बॉडी पार्ट में आते हैं, उत्तर में क्या होगा हमारे। तो देखो पहली समस्या क्या थी आपके यहाँ पे, पूंजी का अभाव था। पूंजी का अभाव 2 तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, पूंजी की आपूर्ति 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो सरकार अपना निवेश बढ़ाए, मतलब सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो, या फिर क्या है, सरकार के पास धन नहीं है, पूंजी नहीं है, तो सरकार क्या करे, निजी क्षेत्र को वहाँ पे रोल प्ले करने दे। निजी क्षेत्र अपना रोल प्ले किस तरीके से कर सकता है, तो एक तो हमारे यहाँ के जो औद्योगिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, वो निवेश करें, या फिर विदेशी निजी क्षेत्र यहाँ पे आ जाए। विदेशी निजी क्षेत्र कैसे आएगा हमारे यहाँ पे, तो एफडीआई के माध्यम से आएगा। ठीक है, वो एफडीआई के माध्यम से आएगा। तो ये क्या था पूरा आपका पहला पॉइंट। दूसरा था आपका कि सामाजिक आर्थिक आधारभूत अवसंरचना का विकास करना। अब आपके यहाँ पे अवसंरचना की कमी है, अवसंरचना की कमी दोनों सेक्टर में देखने को मिलती है, सामाजिक अवसंरचना भी और आर्थिक अवसंरचना भी। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, पूर्ति करनी है। देखो अब वापस पॉइंट वही आ जाता है कि सरकार के पास फिर से पूंजी नहीं बनाने के लिए, तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका होता है जो अभी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पीपीपी का आप क्या लीजिए, उसमें सहयोग लीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। ठीक है, इसके सहयोग से आप क्या कर लीजिए, अवसंरचना का विकास कर लीजिए। अगला है आपका मानव संसाधन विकास हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना। ठीक है, अब आपके यहाँ पे मानव संसाधन, कुशल मानव संसाधन नहीं है। मानव संसाधन है आपके यहाँ पे, एक तरीके से जनता है, पर वो कुशल नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वो योग्य नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए उसमें जो क्षमता होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इसको विकास करना पड़ेगा। इसका विकास कैसे होगा, व्यावसायिक शिक्षा दे करके होगा। व्यावसायिक शिक्षा दे करके, कौशल दे करके, उनका कौशल उन्नयन करके। व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 2-3 माध्यम पहले से स्थापित है। आईटीआई शिक्षा दी जाती है, पॉलिटेक्निक शिक्षा दी जाती है, कुछ डिग्री कोर्सेज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाएं। सर्टिफिकेट कोर्सेज के तहत क्या किया जाए, उनको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए अलग अलग फील्ड्स में, और उसके बाद उनको उद्योगों क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए काम करने के लिए। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, तो सरकार इसके लिए 2-3 योजनाएं लेके आई। पहला, एक पूरा स्किल इंडिया मिशन लेके आई। ठीक है, कौन सा, स्किल इंडिया मिशन। दूसरा, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना लेके आई एक। ठीक है, क्या लेके आई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने क्या किया है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि मानव संसाधन में सुधार हो सके। ठीक है, और उद्योगों को उनकी मांग के अनुरूप कौशल मिल सके। अगली समस्या ऋणाभाव की थी, ऋण के अभाव की। देखो ऋण का अभाव क्या हो रहा था, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ कारणों में। ऋण का अभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहा, बैंक ऋण नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि बैंक कमजोर हो गए हैं,
बैंक मजबूत है उसके बाद भी ऋण नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि बैंकों को डर है कि ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। हाल की घटनाओं में देखा जाए, जो बड़े बड़े भाई लोग निकले लंदन में जाके बैठे हुए हैं सब, इनने क्या कर दिया, एक तरीके से बैंकों में डर डर का माहौल बना दिया कि अगर पैसा नहीं आएगा तो एक तो हमारी क्या क्रेडिबिलिटी जाती है, बैंकों की क्रेडिबिलिटी जाती है, दूसरा जनता का विश्वास उस पर कम होता है, जनता का बैंक पर विश्वास कम होता है। तो इन सब समस्याओं के कारण क्या देते हैं, वो ऋण नहीं वितरण करते हैं, और ऋण वितरण नहीं करेंगे तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा लोगों के पास, निवेश नहीं होगा, उद्योग नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बैंकों को सशक्त करना चाहिए, बैंकों को भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि हर कीमत पर आपका पैसा वापस आएगा। ये भरोसा कौन दिलाएगा? सरकार दिलाएगी। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे किया जाना चाहिए। अगला है तकनीक नहीं है आपके पास। तो देखो, तकनीक के लिए दो तरीके होते हैं, तकनीक लाने के लिए दो तरीके होते हैं, दोनों समाधान यहाँ दे सकते हैं आप। पहला, आपके देश में आप पूंजी निवेश कीजिए, R&D को बढ़ावा दीजिए, और शोध अनुसंधान को बढ़ावा दीजिए ताकि आपके यहाँ पूंजी निर्माण हो सके। ये दूसरा तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपके यहाँ पूंजी नहीं है, R&D नहीं हो पा रहा, दूसरा तरीका है कि थोड़ी बहुत पूंजी लगा करके आप तकनीकी हस्तांतरण करवाइए दूसरे देशों से। ठीक है, आपके यहाँ पे जिस क्षेत्र में तकनीक की कमी है उससे संबंधित तकनीक को दूसरे देशों से जिनके पास है वहां से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला है बाजार तंत्र को संगठनात्मक रूप से एकीकृत करना। देखो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या जाती है, हमारे यहाँ का बाजार संगठित नहीं है। ठीक है, देखो, इस संगठित का मतलब क्या होता है, सरकार की नियमावली के तहत कार्य करेंगे वो, सरकार क्या है, सरकार के पास क्या है, पंजीकृत होंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, 2020 में कोरोना चालू हुआ। ठीक है, 2020 में कोरोना जैसे ही चालू हुआ तो हमारे यहाँ पे सभी उद्योग धंधे बंद हो गए। उनका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा हमारे कहाँ पे, MSME सेक्टर में। किस में? MSME सेक्टर में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब उस प्रभाव की नतीजतन क्या हुआ कि MSME सेक्टर में खास करके जो बहुत ही छोटे वाले उद्योग धंधे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे थे, सेमी अर्बन एरियाज में चल रहे थे, ठीक है, वो सब क्या हो गए, बंद हो गए। अब सरकार ने उनको क्या चाहा कि कुछ ना कुछ हम सहायता राशि देते हैं ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके और आने वाले समय में रिवाइव कर सके। ठीक है, सरवाइव भी कर सके और रिवाइव भी कर सके, इसके लिए कुछ सहायता राशि देनी पड़ेगी। अब सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि कितने MSME उद्योग चल रहे हैं हमारे देश में, इसका कोई डेटा ही नहीं सरकार के पास। तो भाई फिर सहायता राशि दे किसको हम, जब सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है तो सहायता राशि देंगे किसको? सरकार के पास डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग सरकार के पास कहीं से पंजीकृत ही नहीं है। तो बाजार को हमारे यहाँ क्या करने की आवश्यकता है, संगठित करने की आवश्यकता है, एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप समाधान दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका मॉडल आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक में। टॉपिक है आपका सरकार के प्रयास देख रहे हैं। ठीक है, सरकार के प्रयास में पहला प्रयास आएगा, सरकार के प्रयास किस चीज के लिए? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। पहला टॉप पॉइंट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हम डिटेल में समझेंगे, क्यों? क्योंकि हर बार पिछले 2 वर्षों से हर बार प्रश्न आ रहा है आपका मेंस के एग्जाम में। ठीक है, 2019 के मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न 15 नंबर में पूछा गया, पूरा डिटेल में। ठीक है, 300 शब्दों में लिखना था। सरकार के प्रयासों में पहला है मेक इन इंडिया। शुरुआत कब हुई? 14 में। उद्देश्य क्या था इसका? 2 से 3 उद्देश्य थे पहले सिर्फ, है ना। पहला क्या है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मतलब औद्योगिक कल्चर जो होता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, लोग क्या है, नवोन्मेष के लिए प्रेरित हो, उस चीज को बढ़ावा देना। और क्या करना? भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में उभारना। वैश्विक केंद्र किस चीज का? विनिर्माण के क्षेत्र का। वैश्विक केंद्र बनाना डिजाइन के क्षेत्र का। ठीक है, तो डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना, एक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य था इसमें आपका कि निवेश है, कौशल विकास है, नवाचार है, इन सबको बढ़ावा देना। निवेश, कौशल, नवाचार बढ़ावा देना। और इन सब के साथ साथ बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आपको क्या करना है? IPR की रक्षा करनी है। IPR की रक्षा करना, IPR की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला इसमें जो नोडल एजेंसी क्या है, मतलब इस कार्यक्रम को संचालित कौन कर रहा है? तो इसके लिए वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है, DIPP। क्या बोलते हैं इसको? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किसके तहत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? अब यहाँ पे मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है? तो हम मेक इन इंडिया का जो पहला मेन लक्ष्य है वो क्या है कि निर्माण क्षेत्र में वृद्धि करना। और वृद्धि कितना करना? 12 से 14% की वृद्धि करना। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि करना, GDP वृद्धि की दर बात की जा रही है 12 से 14% की। ठीक है, दूसरा
2022 तक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी 16 से बढ़ा करके 25% करना। जब ये चालू हुआ कार्यक्रम तब भागीदारी कितनी होती थी विनिर्माण क्षेत्र की, उसमें जीडीपी में 16% की, उसको बढ़ा करके 2022 तक में 25% कर देना, ये इनका लक्ष्य है। तीसरा कि विनिर्माण क्षेत्र में 22 तक में ही 100 मिलियन रोजगार अतिरिक्त क्या करना, सृजित करना, मतलब कि 10 करोड़ रोजगार क्या करना है आपको यहाँ पे सृजित करना है। किस सेक्टर में? सिर्फ विनिर्माण के सेक्टर में। अगला है भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब हमारे यहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र से जो भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको इस तरीके का बनाना, क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज, कि वो वैश्विक उत्पादों से क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पहल है पूरी, ये 4 उसमें आधारित है, 4 स्तंभों पर। 4 स्तंभों में आधारित इस पहल को देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, नई प्रक्रिया आता है। उसके अलावा क्या है, नई अवसंरचना है, नए क्षेत्र हैं, और क्या है, नई सोच है। नई प्रक्रिया अपनाना, नई अवसंरचना का विकास करना, नए क्षेत्रों में आपको क्या करना है, संभावनाएं तलाशनी है, और एक नई सोच के साथ काम करना है। इस चीज को समझते हैं। नई प्रक्रिया क्या होती है, देखो तो नई प्रक्रिया का मतलब क्या है, आपको हर पुरानी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना पड़ेगा, पुरानी अवसंरचना है उसमें सुधार करना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे, शिक्षा, अच्छा ये सरकार के प्रयास हैं, इसमें आते हैं वापस देखते हैं। नई प्रक्रिया मतलब क्या है, पुरानी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप, जो उद्योगों की आज की तारीख में आधुनिक मांग है उसके अनुरूप आप क्या कर सकें, व्यवस्थाओं को तैयार कर सकें। ठीक है। दूसरा, नई अवसंरचना का विकास करना। नई अवसंरचना का विकास कैसे करना, आपके यहाँ पे विद्युत अवसंरचना का विकास सुधार करना पड़ेगा, परिवहन अवसंरचना में सुधार करना पड़ेगा, परिवहन अवसंरचनाओं को क्या बोलना चाहिए, उसको कनेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आपका रोड, रेल, रोड और जो आपका पोर्ट परिवहन है वो सब क्या हो सके, कनेक्टेड हो सके। इसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। नए क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ेगी आपको, निवेश के लिए, विकास के लिए आपको नए क्षेत्र, जैसे बीमा क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, पोर्ट क्षेत्र में जाना पड़ेगा, पोर्टों का विकास करना पड़ेगा। उस चीज सेक्टर में सरकार हमारी ध्यान नहीं देती है, तो आपको नए नए क्षेत्रों में तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, और नई सोच के साथ काम करना पड़ेगा। देखो नई सोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नई सोच आ जाएगी तो ये तीनों से समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नई सोच का मतलब क्या है, सरकार की अप्रोच में बदलाव लाना पड़ेगा। देखो सरकार क्या है, एक अभी आपने अगर सरकार के जो मुखिया हैं मोदी जी, उनके अगर आप स्पीच पढ़ रहे हैं, कुछ समय से सुन रहे हैं, तो एक पैटर्न पाएंगे उनकी। उसमें उनकी स्पीच में जब भी उद्योगों से संबंधित स्पीच होती है तो एक पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, वो है कि सरकार सिर्फ शासन करने के लिए होती है, सरकार उद्योग चलाने के लिए नहीं होती है। ठीक है, सरकार क्या है, जनता के लिए शासन करने की होती है, उसका एक माध्यम होती, बस हो गया। सरकार यहाँ उद्योग चलाने के लिए, सरकार कोई उद्योगपति नहीं होती है। मतलब सरकार का काम यहाँ पे उद्योग चलाना नहीं है। उद्योग चलाना काम किसका है, उद्योगपतियों का है, वो अपना काम करेंगे। सरकार यहाँ पे सिर्फ क्या है, फैसिलिटेटर है, मतलब उद्योग चलाने में सहायता प्रदान कर देना, नई ऐसी नीतियां बनाना ताकि उद्योगों में किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। ठीक है, और सभी प्रक्रियाएं बहुत आसानी से चलती रहें, ये सिर्फ सरकार का उद्देश्य होता है। वही चीज यहाँ पे सरकार को अपनी अप्रोच में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सरकार को यहाँ पे नियंत्रणकारी से क्या होना पड़ेगा, समन्वयकारी होना पड़ेगा। सरकार अभी क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग में है, नियंत्रणकारी है। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी, समन्वयकारी बनना पड़ेगा। ठीक है, ये था। तो ये क्या थे पूरे सरकार के यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत 4 स्टेजेस से कैसे काम करना है उनको। ठीक है, अब इन सब चीजों के लिए, मेक इन इंडिया के तहत ये सब जो चीजें हमने पढ़ी, उसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किया है, उन प्रयासों को देखते हैं। ठीक है, तो पहला, रेलवे, रक्षा, बीमा, चिकित्सा उपकरण, इन सब क्षेत्रों में क्या कर रही सरकार, एफडीआई में खुली छूट दे के रखी है। आइए आप निवेश कीजिए। यहाँ पे रेलवे का मतलब सिर्फ रेलवे निर्माण से बात की जा रही है। ठीक है, रेलवे में 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है, रेलवे का परिवहन होता है, और दूसरा क्या होता है, रेलवे का निर्माण होता है। देखो परिवहन वाला जो सेक्टर है अभी भी पूरा 100% सरकार के कंट्रोल में है। ठीक है, और निर्माण वाले सेक्टर में एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में भी सरकार क्या कर रही है, खुल के सामने आ रही है। पूरा निजी क्षेत्र को वहां पे छूट दे दी गई, 74% एफडीआई रख दिया गया है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चिकित्सा उपकरण, अगर अभी आपने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़े हो 2000 उसके प्री के पहले, तो वहाँ पाएंगे कई सारे, मध्य प्रदेश में भी कई सारे वो स्थापित हो रहे हैं
चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित हो रहे हैं। देश में कई सारे स्थापित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में 1 या 2 स्थापित हो रहे हैं। मतलब सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारे यहाँ पे, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस का। अब दूसरा प्रयास क्या कर रही सरकार, रेल परिवहन में सुधार करना। रेल परिवहन में सुधार करने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, बहुत आवश्यक है वो। पहला, आपको डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर स्थापित करना पड़ेगा, सरकार इसके लिए प्रयासरत है, अलग से प्रयास किया जा रहा है कि समर्पित माल ढुलाई गलियारा, ठीक है, इसके लिए सरकार कर रही है। क्या कर रही है एग्जैक्टली, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो नॉर्मल लाइन होती है उसको सेपरेट करना है और माल ढुलाई की लाइन को अलग बना देना है, ठीक है, ताकि उसमें लोड ना आने पाए पैसेंजर लाइन का, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है रेल का विद्युतीकरण करना। रेलवे विद्युतीकरण मतलब जो लाइन है उनको इलेक्ट्रीफाई कर देना पूरा। आपको ऐसा ना हो कि कोयले के इंजन चलाने पड़ रहे हैं या फिर इसके डीजल के इंजन चलाने पड़ रहे हैं, ठीक है, कोयले के इंजन तो खैर बंद हो गए हैं, डीजल के इंजन, तो डीजल के इंजन ना चलाने पड़े, इस चीज़ की व्यवस्था करना। वो कैसे होगा, तो आपको रेलवे का 100% विद्युतीकरण करना पड़ेगा। इस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, तो सड़क परिवहन में आपको सुधार करना पड़ेगा। सड़क परिवहन में सुधार करने के लिए सरकार आज की तारीख में बहुत सारे औद्योगिक गलियारे बना रही है। औद्योगिक गलियारे में जैसे अभी आज की तारीख में कुछ ही महीनों में जो चालू हो जाएगा औद्योगिक गलियारा, वो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दिल्ली से मुंबई को क्या कर दिया सरकार के द्वारा, जोड़ दिया गया। इसके अलावा जो अटल जी की सरकार में गलियारे चालू हुए थे, कौन कौन से आपके, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, ये जो चालू हुए तो वो भी कार्यरत हैं। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, रक्षा गलियारे बना रही है। कौन से, रक्षा गलियारे बना रही है, डिफेंस कॉरिडोर्स है ना, वहाँ पे उनको स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग अलग रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं। दिल्ली में रिंग रोड बना दी, मेरठ के साथ जोड़ा जा रहा है, दिल्ली मेरठ को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों के माध्यम से सरकार प्रयासरत है। इसके अलावा क्या कर रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्लस्टर का स्थापना कर रही है। औद्योगिक क्लस्टर किस टाइप के, ईपीजेड, एसईजेड, एपीजेड, ठीक है। एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं, सरकार वहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है हर प्रकार के उद्योगों के लिए, ठीक है। दूसरा होता है ईपीजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ईईजेड होगा यहाँ पे क्या होगा, ईईजेड होगा, ईपीजेड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इस टाइप से ईपीजेड हो जाता है, वहाँ पे उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एपीजेड को बढ़ावा दिया जा रहा है। एपीजेड क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर प्रमोशन जोन, ठीक है। एपीजेड क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर प्रमोशन जोन, मतलब कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए कुछ उद्योग को स्थापित करना और उस चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक प्रमोशन जोन, ठीक है, आर्थिक प्रमोशन जोन हो गया एक तरीके से वो। तो इस तरीके से सरकार वहाँ पे प्रयासरत है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, उसमें जो मेक इन इंडिया है, तो एक सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना की जा रही है। सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना करने से क्या फायदा होता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको सभी प्रकार की अनुमतियां, सभी प्रकार की जो परमिशंस लगती हैं, सभी प्रकार के जो लाइसेंस वगैरह लगते हैं, वो सब एक ही जगह से क्या मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे सभी परमिशन, ठीक है। और वो भी क्या होगा, सब ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा। वो कैसे, बिज पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, बिज पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा क्या कर रही सरकार, तो निर्यातोन्मुख हो रही है, मतलब निर्यात को प्राथमिकता दे रही है। एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया जा रहा है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जा रहा है, तो ये हो रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को क्या कर रही सरकार, कम कर रही है। मैट को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, मैट को समाप्त कर दिया गया है और कॉर्पोरेट टैक्स को भी विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है सरकार के द्वारा, तो भारत उन देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है जिनमें क्या है, जिनसे निवेश की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। भारत राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है जहां निवेश की संभावना ज़्यादा है, या फिर दूसरा जहां बाजार हम बढ़ा सकते हैं अपना। तो देखो, भारत यूरोपीय और अन्य देशों के साथ क्या कर रहा है, निवेश संबंध स्थापित कर रहा है क्योंकि उनको निवेश चाहिए। और भारत अफ्रीकन देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है क्योंकि बाजार चाहिए भारत को। बाजार में क्या करना है, बाजार भी चाहिए, नया बाजार, तो दोनों तरीके काम कर रहा है भारत। अब इससे सफलता क्या हुई, ठीक है, मेक इन इंडिया से सफलता क्या मिली, एफडीआई में वृद्धि हुई है। 2020 में, सिर्फ 2020 में $64 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ भारत को एफडीआई के तहत। एफडीआई के तहत 5वां बड़ा देश है भारत निवेश प्राप्त करने वाले देशों में, ठीक है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार है, किसके अनुसार, अंकटाड की रिपोर्ट क्या, UNCTAD है ना, यूएन की संस्था है, ट्रेड रिलेटेड संस्था। अगला है विनिर्मित उत्पादों में वैश्विक निर्यात में वृद्धि हुई है। विनिर्माण के क्षेत्र के जो उत्पाद निकल रहे हैं उनका निर्यात बढ़ा है, ठीक है, हमारे यहाँ से। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है।
अभी विदेशी मुद्रा भंडार कितना चल रहा है, $640 बिलियन का चल रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, क्योंकि ये रोज परिवर्तित होने वाली चीज़ है, प्रतिदिन इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो मान के चलते हैं अभी $640 बिलियन का चल रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर चौथे रैंक में है भारत उसके आधार पर। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मेक इन इंडिया से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। इसके अलावा व्यापार सुगमता में वृद्धि होती है, मतलब व्यापार सुगमता मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या होगा, तो देखो भारत का है 2020 में जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की, उसमें क्या है, भारत 63वें स्थान पर है। हम पहले 100 में होते थे, 70 में आए, 63 में आए, उसके पहले हमारी और स्थिति खराब होती थी, 130 140 में होते थे। तो आज की तारीख में हम क्या है, 63वें स्थान पर हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे व्यापार सुगम हुआ है। इसके अलावा आखिरी जो पॉइंट है वो है कि उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेहिता आती है। मेक इन इंडिया से उद्योग में पारदर्शिता जवाबदेहिता कैसे आई, आपने क्या कर दिया, उसी के तहत एक नई चीज़ चालू कर दी। आपके यहाँ पे राजकोषीय नीति में सुधार के तहत जीएसटी लागू कर दिया आपने। जीएसटी से क्या हुआ, नए जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं पारदर्शिता उनमें बनी रहेगी, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या था आपका मेक इन इंडिया के तहत सफलता थी। कल के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में वो रखा मत अभी भी मेक इन इंडिया में कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे के पॉइंट्स में भी ध्यान दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर समाप्त करने के पहले जो आज का कल का आपका प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न है मेंस के लिए 5 नंबर में 50 से 60 शब्दों में आपको प्रश्न लिखना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं को निरूपित कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको आपको क्या करना है, निरूपित करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।